ये आज हम लोग 2013 के विज्ञान प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, एक विद्युत बल्ब की बात हो रही है। बताइए, बल्ब बोलने से मुझे एक बात याद आ गया कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? अक्रिय, निष्क्रिय, है ना। अक्रिय भी रह सकता है और निष्क्रिय, बात बराबर है दोनों। मतलब ऐसा गैस रहता है जो दूसरे वस्तुओं के साथ क्रिया नहीं कर सकता है, इसलिए तो उसका नाम है अक्रिय। अ मतलब नहीं और क्रिय मतलब काम। तो जो दूसरे वस्तुओं के साथ क्रिया नहीं करे, इसलिए उसका नाम है अक्रिय। जैसे कि सोना को आप बाहर में छोड़ दीजिए, वो अक्रिय है या मतलब सक्रिय है? अक्रिय है, इसलिए उसको कहा जाता है कि सोना मुक्त अवस्था में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। वहीं चांदी को आप रख दिए वायु में, क्या होता है? कल बताए थे, चांदी कैसा हो जाता है? काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह वायु से, हवा से और जल से अभिक्रिया कर लेता है। वहीं सोना जो है सो नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब जो आपका प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? निष्क्रिय। अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा गैस निष्क्रिय में, कौन सा? हीलियम। तो देखिए, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है या आर्गन रहता है। क्या रहता है? नाइट्रोजन या आर्गन। तो आइए अब बात करते हैं अगले हम प्रश्न पर, अगले बातों पर। एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? अब ये प्रश्न जो आपको है, ये न्यूमेरिकल टाइप है, लेकिन ये आप बन जाएगा आपको आसानी से। जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। विद्युत बल्ब जो है वो कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 60 डिग्री पर झुका हुआ है। कहता है कि इसको किस दर्पण के नीचे रखा गया? समतल दर्पण के बीच में रखा गया। एक विद्युत बल्ब को कहाँ पे रखा गया है? समतल दर्पण के बीच में। और कितना डिग्री पर रखा गया है? 60 डिग्री पर रखा गया है। तो कहता है कि बल्ब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कि इमेज कितने बनेंगे। प्रश्न को जरा समझ लीजिए। देखिए, ये जो है आपको, इसको आप, ये जो लाइट है बल्ब, इसको ये मान लीजिए बल्ब, और ये बल्ब कहाँ पर है? समतल दर्पण के बीच में। यानी कि एक दर्पण मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए समतल दर्पण, और फिर इसको भी मान लीजिए समतल दर्पण। तो दो समतल दर्पण के बीच में हो गया ना, क्या हो गया? बल्ब हो गया। तो और ये जो बल्ब है, वो बल्ब आपको कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 60 डिग्री। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो कितना प्रतिबिंब होगा? 5 को होगा। कितना प्रतिबिंब होगा? 5। कितना प्रतिबिंब होगा? 5 होगा। तो हमने प्रश्न क्या बताया, आप लोग ध्यान नहीं दिए, फिर से ध्यान दीजिए। तो हम क्या बताए कि एक बल्ब है। देखिए, प्रश्न हमको बिल्कुल याद हो गया। आप लोग को याद हुआ कि नहीं? एक विद्युत बल्ब है जो 60 डिग्री पर झुका हुआ है, और वह रखा है कहाँ पर? समतल दर्पण के बीच में। उसमें जो इमेज बनेगा, उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। याद रखेगा, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 5। अब बताइए तो क्वेश्चन के साथ आंसर आप लोग। 60 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? 5 बनेगा। तो प्रश्न समझ में आ गया ना। अगर ये प्रश्न पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं, और ऐसा प्रश्न पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, इसलिए यहाँ पर भी आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दो लेंस हैं जिनकी शक्ति जो है +12 है ना। लेंस में बताइए, लेंस में प्लस किसका होता है? बताइए आप लोग। यहाँ पर है दो लेंस जिसकी शक्ति +12 है। अब देखिए, लेंस से बात हो रही है। लेंस में प्लस किसका होता है? उत्तल का। क्लियर हुआ कि नहीं? उत्तल का होता है, उत्तल का। और -2 डायोप्टर है। -2 डायोप्टर है, एक साथ मिलकर रखे जाते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें हम लोग इस न्यूमेरिकल को अभी नहीं देखेंगे, बस इसमें से 2 बात याद रखेंगे कि लेंस अवतल लेंस होगा तो माइनस, और अवतल दर्पण होगा तो प्लस। ठीक, इतना बात याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किसके संयोजन करने में बदला जा सकता है? देखिए, एक गैल्वेनोमीटर है को एमीटर में, एक गैल्वेनोमीटर को किसमें? एमीटर में किसके संयोजन करने में बदला जा सकता है? ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किसके संयोजन करने में बदला जा सकता है? तो निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर जो है ना, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में जो हम बदलेंगे, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में जो हम लोग बदलते हैं, वो किसको संयोजन करने में? संयोजन का मतलब किसको सेटिंग करने में? तो निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम करना अगर हो, यानी कि निम्न प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में करना होगा, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को किससे बदल देंगे? एमीटर में। किससे बदलेंगे? एमीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो बताइए आप लोग कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है और प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है? ओम मीटर।
अब है खाना बनाने वाली गैस का जो सिलेंडर है वो ट्रक में रखे हुए हैं। प्रश्न पर ध्यान देंगे आप लोग। ट्रक एक समान चाल से गतिमान है। देखिए खाना बनाने वाला गैस कहाँ पर है? ट्रक में है। गैस का सिलेंडर ट्रक में रखा हुआ है और ट्रक एक समान चाल से गतिमान है। मतलब ट्रक जो है जैसे अगर 10 पर चल रहा है तो वो 10 पर चल रहा है एक समान चाल से, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया ना? अब कहता है कि ट्रक एक समान चाल से गतिमान है सिलेंडर के अंदर। किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। समझ में आ गया होगा सिलेंडर के अंदर मतलब जैसे ये आपका बोतल है ना, तो बोतल के अंदर तो सिलेंडर के अंदर में जो उपस्थित गैस के अणु है, सिलेंडर के अंदर में जो उपस्थित गैस के अणु है उसके ताप में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए उसके ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि नियत रहेगा। और नियत को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कांस्टेंट रहेगा। जरा बातों को समझिएगा, ये प्रश्न बिल्कुल याद हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, खाना बनाने वाला सिलेंडर है, उसमें गैस भरा हुआ है और उस गैस के सिलेंडर को कहाँ पर रखे हैं? ट्रक में रखे हैं। और ट्रक किस चाल से चल रहा है? समान चाल से। यदि अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है तो वो एकदम समान हमेशा 50 से 51 नहीं होता है, चाहे वो 50 से 49 नहीं होता है। नहीं समझे मेरा बात? अब कहता है कि वो गाड़ी चल रही है तो कहता है कि गैस सिलेंडर में जो अंदर में जो गैस है उस गैस का टेम्परेचर यानी कि ताप बढ़ेगा कि घटेगा? तो बताइए कि न बढ़ेगा न घटेगा, यानी कि क्या रहेगा? नियत रहेगा। क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि जब ट्रक में कोई सिलेंडर रखा हुआ रहेगा तो सिलेंडर के अंदर जो गैस का तापमान होगा उसमें कोई भी वृद्धि या कमी नहीं होगी। तो होगी क्या? तो वह नियत रहेगा। बात समझ में आ रहा है? गैस के अणुओं में तापमान नहीं बढ़ेगा तो क्या रहेगा? नियत रहेगा। नियत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसको क्या करते हैं हम लोग? कट कर देते हैं। कौन एक वैद्युत संयोजी बंधन है ना? वैद्युत संयोजी बंधन है। तो देखिए ये प्रश्न कल भी आया था, रिपीटेशन है। वैद्युत संयोजन बंधन जो है ये है आपको MgCl2। बोलिएगा, वैद्युत संयोजी बंधन MgCl2 है। आपका अगला प्रश्न है, जब एसिटिलीन की क्रिया HCl से कराई जाती है तो बताएंगे आप लोग कि HCl का मतलब क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि आपके पेट में बनता है। तो जब एसिटिलीन की क्रिया HCl के साथ कराई जाती है यानी कि आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है बताइए? तो CH3CHCl2। बोलिए ऐसे ही, CH3CHCl2, CH3CHCl2। जब एसिटिलीन की क्रिया HCl के साथ कराई जाती है, बोलिएगा जरा प्रश्न को बोलिएगा। जब एसिटिलीन की क्रिया HCl के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? CH3CHCl2, CH3CH। फिर से बोलिए, CH3। देखिए ऐसे CH3CHCl2। बात समझ गए? तो थोड़ा सोच के बोलना है, थोड़ा वेटिंग करना है, इसका बोलना है आपको। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है, A और B बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध जो होगा, क्या होगा? प्रभावी प्रतिरोध जो होगा वो आपको कितना होगा? ये आपको हो जाएगा 10 ओम। ये सिंबल जो आप देख रहे हैं किसका सिंबल है बताइए तो आप लोग? ये ओम का सिंबल है ना। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ के हम लोग चलते हैं। प्रभावी प्रतिरोध, ठीक है ना? प्रभावी प्रतिरोध होगा तो इसका प्रभावी प्रतिरोध हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर बस सिंबल के बारे में हम लोग जाने कि ये प्रतिरोध का क्या है? यूनिट है, मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दिए गए धारा वितरण में I का मान क्या होगा? तो देखिए I का मान यहाँ पर हो जाएगा आपको 2A। A का मतलब यहाँ पर क्या होगा बताइए? A से देखिए यहाँ धारा लगा हुआ है ना, तो धारा है तो यहाँ पर किसका? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसलिए A से यहाँ पर क्या होगा? एम्पियर, ठीक है? तो ये भी न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग रटने नहीं लगना है। इसमें बस A से एम्पियर याद रखिएगा। एम्पियर का ये आपको जो है सो क्या है? ये संकेत है। सही बात है। अगला प्रश्न है, परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक में, ये प्रश्न आपको पहले से पता है, बताइए परमाणु के नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन। सही बात बताए। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर परमाणु के नाभिक में होगा? सही बात बताए। परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होगा। तो यही प्रश्न पूछ रहा था कि परमाणु के नाभिक जो बना होता है किसका बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर इलाका में चक्कर लगाता है। बात समझ में आ गया ना? चलिए तो बताइए कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश? प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आप लोग जानते हैं, ये प्रश्न पढ़ाए थे वो जो बुक था पुराना वाला, कि वेल्डिंग जो हम लोग कभी कराने के लिए जाते हैं और ट्रिक दिए थे कि वेल्डिंग कराने के लिए जाएंगे तो वेल्डिंग कराएंगे धूप में,
वो तो अंदर में कराएंगे नहीं। तो जब अगर मान के चलिए कि जब धूप बहुत ज़्यादा होगा अभी के जैसे, तो आपकी क्या कीजिएगा, धूप में काम कीजिएगा नहीं कीजिएगा। तो इसका मतलब आप कहाँ कीजिएगा काम, एसी में बैठ के कीजिएगा। कहाँ पर कीजिएगा, एसी में। इसलिए याद कर लीजिए कि वेल्डिंग में जो प्रयुक्त होती है गैस वो कौन सी गैस रहती है, एसीटिलीन। वेल्डिंग में जो प्रयुक्त होती है गैस वो कौन सी गैस रहती है, एसीटिलीन। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस। कल भी पढ़े थे हम लोग कि प्राकृतिक गैस में क्या सब होता है। प्राकृतिक गैस के रूप में मुख्य रूप से आपको मीथेन होता है। क्या होता है प्राकृतिक गैस में, क्या होता है, मीथेन। प्राकृतिक गैस में क्या होता है, मीथेन। तो बताइए मीथेन का सूत्र बताइए, CH4। और नॉर्मल ब्यूटेन का बताइए, नॉर्मल ब्यूटेन CH4H8। चलिए अगला है मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्यों मिट्टी के तेल का उपयोग आप ईंधन के रूप में क्यों उपयोग करते हैं, बताइए। क्योंकि यह अधिक वाष्पशील होता है। क्या होता है, यह अधिक वाष्पशील होता है। अगर आपसे पूछे कि डीजल का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, तो वहाँ भी उसका आंसर वही होगा। अगर कोई पूछे कि पेट्रोल का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, वही आंसर दीजिएगा। क्या आंसर दीजिएगा, क्योंकि यह अधिक वाष्पशील होता है। तो बताइए मिट्टी का तेल ईंधन के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं, यह अधिक वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब समझे, बता देते हैं। जैसे आप जैसे बाल्टी में पानी रख देते हैं, वो पानी जो है जब आज रखते हैं आप, तो ये पानी कल जब ढूंढते हैं तो क्या पानी उतना ही रहता है कि कम जाता है या बढ़ता है, पानी उतना ही रहता है ना, या फिर कमता भी होगा तो बहुत कमता होगा। लेकिन अगर आप मिट्टी तेल को छोड़ दीजिए ऐसे, पेट्रोल को छोड़ दीजिए ऐसे, डीजल को छोड़ दीजिए ऐसे, कल आकर के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पूरा पेट्रोल, पूरा मिट्टी तेल और डीजल सब क्या हो गया, गायब हो गया। तो गायब होकर कहाँ जाता है, कोई पी जाता है करके, वो वाष्प बन के उड़ जाता है। क्योंकि वह अधिक वाष्पशील होता है, हवा में उड़ जाता है वो। इसलिए पेट्रोल के गाड़ी वाले पेट्रोल को कभी खुला नहीं छोड़ा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही वाष्पशील होता है, तुरंत उड़ने लगता है, उड़ जाता है वो। अगर आपका टंकी लीक रहेगा तो वो पूरा निकल जाएगा। तो मिट्टी तेल का उपयोग क्यों किया आता है ईंधन, बताइए, क्योंकि अधिक वाष्पशील है। बात समझ में आया। अच्छा, गैस सिलेंडर में जो गैस रहता है उसको आप खोल के छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे आप, क्योंकि वो अत्यधिक वाष्पशील है, जिसके कारण से वह हवा में उड़ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए, निम्न में से किसे कोल तार से उत्पादित किया जाता है। देखिए कोल तार का मतलब समझते हैं आप लोग, देखे हैं लेकिन समझते नहीं होंगे। बताइए कोल तार का मतलब होता है अलकतरा। देखें कि नहीं देखे हैं जी, देखे। तो वही है कोल तार, उसी को कोल तार कहते हैं। तो कोल तार से जो उत्पादित किया जाता है, मतलब क्या उत्पादन किया जाता है, तो देखिए कोल तार से संश्लेषित रंग उत्पन्न किया जाता है, दवाइयाँ उत्पन्न किया जाता है, और साथ में इत्र भी उत्पन्न किया जाता है। कोल तार से क्या संबंध है, बताइए। संश्लेषित रंग बनते हैं, दवाई बनते हैं और इत्र बनते हैं। बात समझ में आया। तो कोल तार समझ में आ गया होगा। कोल तार का मतलब अलकतरा, और अलकतरा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, बताइए। देखिए नहीं याद रहे तो बिल्कुल ऐसे याद रखिए, इसका नाम है अलकतरा। तो अलकतरा से याद रखिए अल्ता, और अल्ता से आप नाखून को क्या करते हैं, रंगते हैं ना। इसलिए याद कर लीजिए कि कोल तार का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो संश्लेषित रंग में, बोलिए, संश्लेषित रंग में, दवाइयाँ में, और इत्र में। इत्र तो आप लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है कि वस्तु से बड़ा, जैसे ही वस्तु से बड़ा कहा तो कौन दर्पण, अवतल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में तो छोटा दिखता है ना, गाड़ी के साइड मिरर में रहता है। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। चलिए अब है निम्न संरचना का IUPAC नाम क्या होगा। देखिए CH3, ये जो प्रश्न है आपको जो है सो ये याद करना नहीं पड़ेगा, इसको आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। कैसे कीजिएगा सो बता देते हैं। 3 कीटोब्यूटोनिक अम्ल है, ये लिख करके और इसके बाद नीचे में उसका संरचना सूत्र ऐसे करके तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला है परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व जो होते हैं, इस तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इस तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। कितनी होगी, तो मतलब परमाणु क्रमांक जिसका 15 होगा उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 5। प्रश्न क्या बोले, प्रश्न के साथ बोलिए तो जरा। जिस परमाणु, देखिए जिस परमाणु का क्रमांक 15 होगा उसके बाहर के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5। बोलिए प्रश्न। जिस परमाणु का क्रमांक 15 होगा उसके बाहर की कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5। बात समझ गया। इसी तरह से पढ़ा कीजिए, क्लियर। अगला है एक यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र CH2 है। ध्यान दीजिए, एक यौगिक है जिसका मूल अनुपाती सूत्र क्या है, CH2O है। इसका अनुभार 180 है। इस यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा, तो इसका अनुसूत्र होगा C6H12O6। तो बताएंगे आप लोग C6, बिल्कुल सही बात, बोलने से पहले बता दिए, बहुत अच्छा। C6H12O6 जो है सो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का भी सूत्र आप ये कह सकते हैं। फ्रक्टोज का भी सूत्र यही होता है, याद रखिएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का C6
H12O6। तो बताइए आप लोग C12 H12O11 किसका सूत्र है? चीनी का। सही बात है। तो एक यौगिक का मूल्यानुपातिक सूत्र CH2O है। क्या है? CH2O है। इसका अनुभार कितना है? 180 है। तो इस यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा? तो C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है, किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है? देखिए यहाँ लिखा है फॉस्जीन। किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है? तो आपको कार्बोनिल अम्ल क्लोराइड जो है, कार्बोनिल क्लोराइड, इसका सामान्य नाम क्या है? तो फॉस्जीन है। ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण है। ये देखिए परीक्षा में आपको जितना छोटा प्रश्न हो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, परीक्षा में वही क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए। तो बताएंगे, अगर आपसे पूछेगा कि फॉस्जीन जो है, फॉस्जीन का दूसरा नाम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। बता, बात समझ में आया? तो कार्बोनिल क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? फॉस्जीन। बिल्कुल, कार्बोनिल क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? फॉस्जीन है। अब आपका अगला प्रश्न है, कौन सा वेग समय ग्राफ जो है एक समान गति को प्रदर्शित करता है? ये तो बिल्कुल आसान है। अगर इस तरह का प्रश्न आया तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसको जरा समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखिए फिगर को देखिए, वहीं पर कहता है कि कहाँ पर आपको एक समान गति है। जरा ध्यान दीजिए, ये जो आप पहला फिगर देख रहे हैं इसमें बिल्कुल सीधा चल रहा है ना ये वाला लाइन। तो लाइन सीधा चल रहा है, लेकिन यहीं पर देख लीजिए ये लाइन कैसे गया है? देखिए इधर ये टेढ़ा गया है। तो टेढ़ा जो गया है, हमारे लिए ग्राफ जो आप बनाते थे, आप लोग बताते हैं ग्राफ पर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसको समझने के लिए बात करें तो ये लाइन यहाँ से खींचिए, ये देखिए ये जो डंडा बन रहा है ये समान दूरी बन रहा है कि नहीं? वहीं पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए इतनी दूरी है, फिर यहाँ पर इतनी दूरी, ये यहाँ पर इतनी दूरी, ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो इसलिए ये अलग अलग गति है, लेकिन यहाँ पर समान गति है। बात समझ में आ गया? इसलिए वेग समय ग्राफ जो है यहाँ पर समान गति किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए को। चलिए अगला है, एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक कार है वो कैसे कितना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। तो इस यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा? ठीक है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला बताएं? अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपको औसत चाल, और औसत चाल का फॉर्मूला क्या है? 2 × V1 × V2। बोलिएगा 2 × V1 × V2। ठीक, और नीचे में वही V1 V2 को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया औसत चाल का। तो बताइए औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा? 2 × V1 × V2। 2 × V1 × V2, और बट्टा में क्या हो जाएगा? V1 जोड़ V2, V1 जोड़ V2। तो अब नीचे में यहाँ पर देख लीजिए 2 तो फार्मूला का है, 2 लगा दिए। फिर V1 जो था, V1 से क्या हुआ? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग, गति। तो पहले था ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 × 30, फिर 20 + 30 को क्या कर दिए? जोड़ दिए। ठीक है, और पूरा कैलकुलेशन कर दिए, तो इतना हुआ आपका। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, 500 किलोग्राम की एक क्रेन है। क्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से 50 किलोमीटर त्रिज्या से मुड़ती है। तो इसका अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ के चलते हैं। अगला प्रश्न है, SI पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? पढ़ाए थे आप लोगों को। पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा आपको न्यूटन प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? बताइए। न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। बताइए पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर होगा। या इसको याद कीजिए, पढ़िए आप लोग। अब आपका अगला प्रश्न है, Na+ आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक है। Na+ आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक जो है वो क्या है? Mg2+। क्या है? Mg2+। Mg2+। Na+ आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक जो है आपको क्या है? तो Mg2+। ठीक है, अगला है, किसी गैस का अनुभार 45 है। किसी गैस का अनुभार कितना है? 45 है। इसका STP पर घनत्व क्या होगा? STP पर घनत्व हो जाएगा 2 ग्राम प्रति लीटर, है ना, या 2 ग्राम लीटर इनवर्स 1। क्या बोलेगा? 2 ग्राम लीटर इनवर्स 1। 2 ग्राम लीटर इनवर्स 1। तो किसी गैस का अनुभार क्या है? 45। किसी गैस का अनुभार क्या है? 45। तो इसका घनत्व क्या होगा? 2 ग्राम लीटर इनवर्स। क्या होगा? 2 ग्राम लीटर इनवर्स, है ना। बात समझ में आ गया? चलिए अगला है, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। तरंग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है, तो वो क्या है? वो ऊर्जा है। सही बात है। ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करती है कि नहीं? करती है। अभी आपके पास ऊर्जा है तभी तो आप पढ़ते हैं। तो आपका ऊर्जा कहाँ चला गया? स्थानांतरण कहाँ चला गया? पढ़ाई में चला गया। फिर आप किसी को धक्का देते हैं तो आपका ऊर्जा कहाँ चला गया? उस चीज़ को धक्का देने में। तो कहने का मतलब किसका स्थानांतरण होता है? ऊर्जा का। तो वही बात कर रहा है कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। तो कौन तरंग?
ऊर्जा तरंग। बात समझ गए। कहता है प्रकाश के किरण का तरंग दैर्ध्य जो है 0.00006 मीटर, यह किसके बराबर है? तो 60 माइक्रोन के बराबर। किसके बराबर? 60 माइक्रोन के बराबर। 60 माइक्रोन के बराबर कितना ये है बताइए? तो तरंग दैर्ध्य 0.0004 को ना 006, ये आपको हो जाएगा आपको 60 माइक्रोन के बराबर। ये भी याद रखने की चीज़ है। अब आपका अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? देखिए न्यूट्रॉन के बारे में तो पहले से पता है ना। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया है। और ट्रिक बताए थे ईंट पर नाच। अगला प्रश्न है सोडियम का नाभिक है ना, Na जो है उसके ऊपर में ये आपको 23 लिखा है, फिर नीचे में 11 लिखा हुआ है। इसमें आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जा रही है। तो आपको हम ये कल भी बताए थे कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे याद की जाती है? ऊपर वाले को नीचे वाला से घटा दीजिए, ऊपर वाले में से नीचे वाला को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। कल प्रश्न आया था कि नहीं आया था? तो इसलिए आप इस चीज़ को याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को, कि जब भी आपको जो है सो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए, है ना, प्रश्न आया था, यदि तार की लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए तथा इसके अनुप्रस्थ काट को भी क्या कर दिया जाए? 2 गुनी, यानी कि अनुप्रस्थ काट को भी 2 गुनी और लंबाई को भी 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध वही रहेगा। प्रतिरोध क्या होगा? वही रहेगा। यानी कि आपको जो तार की लंबाई भी 2 गुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट को भी क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? वही रहेगा। तो बताइए प्रश्न पढ़िए तो आप लोग, किस किस चीज़ को 2 गुना कर रहा है? मतलब देखिए तार की लंबाई को भी 2 गुना करने के लिए बोलता है, तार की लंबाई को भी 2 गुना और तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको भी यदि 2 गुना कर दें हम, तो तार का जो प्रतिरोध होगा, रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या रहेगा? वही रहेगा, यानी कि नियतांक रहेगा। ठीक है, बताइए प्रतिरोध का मात्रक ओम। अगला है कि गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है, इसके आयतन के गणना में त्रुटि क्या होगी? गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि कितना % है? 1%। यदि त्रुटि रह गई मतलब गलती हो गई तो उसके गणना में कितनी त्रुटि हो जाएगी? यानी कि गलती अगर एक जगह कीजिएगा ना, ऐसा सोच लीजिए, गलती एक जगह कीजिएगा तो इसका फल कितना जगह मिलेगा आपको? 3 जगह पर भुगतना पड़ेगा। इसलिए गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि कितना % हुआ? 1%। तो इसका जो परिणाम होगा, इसका जब गणना होगा तो उसके आयतन में कितना त्रुटि होगा? 3%। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दूर करने के लिए, समझ में आ गया होगा, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न है दूरदृष्टि दूर करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, क्या लाए जाते हैं? चलिए, तो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रबलतम बंध कौन सा है? देखिए प्रबलतम बंध जो है उसके अंतर्गत आपको ये सी है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सी है और डबल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन। ये प्रबलतम बंध का उदाहरण है। और बताए थे जो क्वेश्चन जितना ही ज्यादा छोटा हो वो क्वेश्चन उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए याद रखिएगा कि प्रबलतम बंध के अंतर्गत क्या आएगा? सी डबल बॉन्ड और एन हो जाएगा। ठीक है, अब है क्रिस्टलीय ठोस है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण है कौन सा है? तो शक्कर, यानी कि सकरा है ना, चीनी भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्रिस्टलीय ठोस है क्या है? तो शक्कर है, यानी कि सकरा है। तो बताइए अगला प्रश्न है आपका, ये समझ गए क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या है? शक्कर है। अरे शक्कर जो चीनी होता है वो ठोस ही न रहता है। अगला है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया। साबुन के बुलबुले को क्या दिया गया? ऋण आवेश दिया गया। तो उसकी त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगी? तो त्रिज्या उसकी बढ़ जाएगी। एक साबुन के बुलबुले को क्या किया जाएगा? ऋण आवेश दिया जाएगा। एक साबुन के बुलबुला को क्या दिया जाएगा? ऋण आवेश दिया जाएगा। तो उसका जो त्रिज्या होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। प्रश्न को जरा बिना देखे बताइएगा। एक साबुन के बुलबुले को हाँ ऋण आवेश दिया जाता है तो उसका जो त्रिज्या है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए 0.00 मोल NaCl की 100 मिली बिलियन में मोलरता क्या होगी? ठीक है, न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग छोड़ के चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक मनुष्य 990 मीटर दूर स्थित सीटी की एक ध्वनि सुनकर अपनी घड़ी मिलाता है, उसकी घड़ी में कितना दोष रहेगा? हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर है। अब यहाँ से एक प्रश्न सीखिए, ध्वनि का जो वेग है वो कितना होता है? ध्वनि का चाल कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। 330 मीटर प्रति सेकंड जो ध्वनि का वेग होता है। अगला प्रश्न है आपका,
160 मीटर त्रिज्या वाले वक्र मार्ग पर 400 मीटर प्रति सेकंड चाल से गति करती हुई मोटरसाइकिल का त्वरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और याद रखिएगा कि किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का क्या है, मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो भी त्वरण का मात्रक है। बात समझ में रहा है? हाँ बिल्कुल, वो भी त्वरण का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन जो है सो वो क्या है ना। सिलिकॉन देखिए कितना छोटा प्रश्न है। सिलिकॉन क्या है? यह सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का हिंदी क्या होता है? अर्धचालक। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। अंग्रेजी में कहे तो इसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, यानी कि सेमीकंडक्टर है। अगला प्रश्न है बोयल नियम में क्या नियत रहता है? बोयल्स का जो नियम है उसमें क्या नियत रहता है? पी और भी। क्या नियत रहता है? पी और भी। बोयल के नियम में क्या नियत रहता है बताइए? पी और भी। बोयल्स का जो नियम है उसमें क्या नियत रहता है? पी और भी। ये दोनों बदलता नहीं है, पी और भी हमेशा नियत रहता है, एक जैसा रहता है। अगला है वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री पर उबलता है। वायुमंडलीय दाब पर जल कितना डिग्री पर उबलता है? 100 डिग्री। सी का मतलब सेल्सियस पर उबलता है। यदि दाब को कम कर दिया जाए तो पानी कितना डिग्री पर उबलेगा? तो मतलब 100 डिग्री से नीचे पर ही उबलने लगेगा। जरा प्रश्न को समझिए। वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री पर उबलता है। वायुमंडलीय दाब पर जल कितना डिग्री पर उबलता है? अगर वायुमंडलीय दाब को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए तो वह पानी निम्न तापक्रम पर ही उबलने लगेगा, यानी कि थोड़ा ही टेम्परेचर देंगे तो वह उबलने लगेगा। हम प्रश्न क्या बताए वो समझे कि नहीं बताइए? वायुमंडलीय दाब में कितना डिग्री पर? 100 पर। लेकिन वायुमंडलीय दाब को कम कर देंगे तो कितना डिग्री पर उबलेगा? उससे कम। तो 100 डिग्री से कम, यानी कि निम्न तापक्रम पर ही वह जल उबलने लगेगा। ठीक है, तो निम्न तापक्रम, निम्न मतलब कम तापक्रम पर ही वह उबलने लगेगा। अगला है 0.310 × 10 के पावर 3 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसमें सार्थक अंक की संख्या जो है वो आपको 3 है। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, सार्थक अंक। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है बताइए? तो व्यतिकरण के कारण से साबुन का बुलबुला आपको कैसा दिखाई पड़ता है? रंगीन दिखाई पड़ता है। रंगहीन नहीं, रंगीन, कलरफुल। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। देखिए साबुन का बुलबुला मतलब कहने का मतलब ये है कि साबुन जो आपको खरीदना होगा, मान के चलिए, तो कहीं पर पैसा का ब्योत करना पड़ेगा ना, तब ब्योत से हो जाएगा व्यतिकरण। तो साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण से। ठीक है, तो बताइए आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? प्रकीर्णन के कारण से। अब आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए क्या आता है? तो आग बुझाने के लिए CO2 का भी प्रयोग क्या आता है? किसका? CO2 का ही प्रयोग क्या आता है? उसे यहाँ पर CCl4 है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए आग जो बुझाने का CC लाइएगा, CC में पानी लाइएगा, इसलिए CCl4। CC को जाकर फोड़ दीजिएगा। इसलिए बताइए आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाएगा? CCl4। अगला है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, वो तो आपको हम कॉपरेट कर ही देंगे, तो फिर कहा जाएगा। चलिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहा का प्रयोग किया जाता है बताइए? आप लोग पढ़ाए थे हम, नर्म लोहा का या मृदु लोहा, लेकिन यहाँ पर वो है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर आपको क्या मानना पड़ेगा? जैसे स्टील तो मार नहीं सकते हैं, यहाँ मृदु लोहा जो है वही है, इसको मुलायम लोहा। इसका आंसर गलत दे दिया हुआ। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी जो है वो क्या है? मुलायम लोहा। याद रखिएगा, ये आपको गलत दे दिया है। अगला है एक n प्रकार का अर्धचालक है। एक n प्रकार का क्या है? अर्धचालक है। तो वो अर्धचालक क्या होता है? तो उदासीन होता है। अर्धचालक क्या होता है? उदासीन होता है। और 1 ग्राम यूरेनियम की तुल्य ऊर्जा, 1 ग्राम यूरेनियम, मोस्ट भी प्रश्न है, 1 ग्राम यूरेनियम की जो तुल्य ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? 9.0 × 10 के पावर 13 जूल। 9.0 × 10 के पावर 13 जूल जो हो जाएगा आपको यूरेनियम का तुल्य ऊर्जा हो जाएगा। अगला है एथेनॉल से डाईएथिल ईथर का बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए एथेनॉल से डाईएथिल ईथर का बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो निर्जलीकरण का। किसका? निर्जलीकरण का। तो बताइए प्रश्न के साथ आंसर पढ़िए। एथेनॉल से डाईएथिल ईथर का बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो निर्जलीकरण अभिक्रिया पर यह आधारित है। अगला प्रश्न है आपका चुंबकीय फ्लक्स। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक हो जाएगा आपको ये सभी, है ना, ये टेस्ला भी होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक जो हो जाएगा, अगर सीधे चुंबकीय फ्लक्स कहीं पर आता तो उसका आंसर आप क्या देते? वेबर देते। लेकिन यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व लगा दिया है, इसलिए इसका आंसर आप दीजिएगा क्या चीज़? तो इसका दीजिएगा आपको जो है सो टेस्ला, वेबर मीटर स्क्वायर और न्यूटन एम्पियर मीटर, तथा ये सभी है तो ये सभी में ये तीनों हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
चलिए अगला है, एक तत्व की तुल्यांकी भार 4 है। एक तत्व की तुल्यांकी भार कितना है? 4 है। उसके क्लोराइड का वाष्प घनत्व कितना होगा? उसके क्लोराइड का वाष्प घनत्व जो हो जाएगा वो 59.25, तो उसकी संयोजकता हो जाएगी आपको 3। ये आपको न्यूमेरिकल है, इसको रटना नहीं है, बस इसको 2 बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा। और आज का हमारा लास्ट जो प्रश्न है, 3.0051 में कितने सार्थक अंक हैं? क्या कहता है, कितने सार्थक अंक हैं? ठीक है, तो 3.0051 में सार्थक अंक जो है वो आपको 5 है। क्या है? 5 है। बात समझ गए? चलते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और विशेष परिस्थिति में एक न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा कर दें कि न्यूमेरिकल प्रश्न जैसे हम छोड़ देते हैं तो उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा। न्यूमेरिकल प्रश्न या कोई भी प्रश्न है, मान के चलिए कि कम समय में हमको एग्ज़ाम पास करना है, उससे हमको मतलब रखना है, तो एग्ज़ाम पास करने की दृष्टि से न्यूमेरिकल यदि हम छोड़ के चलते हैं, अगर जीके जीएस मैथमेटिक्स से काम निकाल लेते हैं तो निकल जाएगा। इसलिए न्यूमेरिकल पर ज़्यादा चर्च, ज़्यादा डिस्कस, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।